Welcome to Exam Cracker, chapter number 17, Coordination. Let's start. Question number 1. Learning and memory storage are controlled by. चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि मिड और हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, ओनली फोर ब्रेन. अब देखें, लर्निंग मेमोरी स्टोरेज का जब भी बात आती है तो हमारे जहन में फ़ौरन हिप्पोकैम्पस आता है. ओबियसली हिप्पोकैम्पस इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, तो ओनली फोर ब्रेन नहीं है. इसका जो लर्निंग और मेमोरी के हवाले से एक और चीज़ भी हमें हमारे ब्रेन में कंट्रोल कर रही होती है, वो होता है सेरिबेलियम, जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है. सो करेक्ट आंसर इज़ चार्ली. के मतलब इसमें दो चीज़ें कर रही हैं, एक हिप्पोकैम्पस में मेनली हिप्पोकैम्पस और उसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस सेरिबेलियम का भी होता है लर्निंग पे. तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के ये दोनों पार्ट हिप्पोकैम्पस और सेरिबेलियम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं. इसकी जगह और भी एमसीक्यू मतलब बन सकते हैं, या हिप्पोकैम्पस सेरिबेलियम का प्रॉपर नाम भी दे सकते थे. सो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाई. ब्रीदिंग इज़ कंट्रोल्ड बाई. अब इधर ब्रीदिंग की बात कर रहा है कि इसको कंट्रोल कौन करता है. ब्रीदिंग बात की, इसमें थोड़ा मैंने इसी वजह से ब्रीदिंग डाला है कि एक तो होता है ब्रीदिंग, दूसरा होता है रेट और पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग. तो जो रेट है मतलब कि पर मिनट 15 रहना है, या हमारी बॉडी एक्सरसाइज कर रही है तो 30 पे जाना है, मतलब कितना जाना है, डीप ब्रीथ करना है. तो ये सारा पॉन्स जो कंट्रोल करता है. लेकिन सिर्फ ब्रीदिंग की बात की जाए तो ये मेडल्ला इसको कंट्रोल कर रहा होता है. जब इधर अगर रेट ऑफ ब्रीदिंग आ जाता तो पॉन्स आंसर था, जबकि सिर्फ अगर ब्रीदिंग की बात की गई है तो मेडल्ला इज़ द करेक्ट आंसर. एक्चुअली मेडल्ला जो होता है वो ऑटोनोमिक, मतलब जो हम इनवॉलंटरी चीज़ें होती हैं ना, इनवॉलंटरी जैसे स्वेलविंग हो गया, हमारा हार्ट हो गया, मतलब ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट होगी, ये सारी इनवॉलंटरी हैं, तो इसको मेडल्ला कंट्रोल कर रहा होता है. ब्रीदिंग भी इनवॉलंटरी मैकेनिज़्म है, लेकिन जो रेट और पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है उसको पोन्स कंट्रोल करता है. सो करेक्ट आंसर इज़ बीटा, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. वो नर्व फाइबर जो माइलिनेटेड हो. माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट इन डैश पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड. स्पाइनल कार्ड की बात कर रहे हैं. स्पाइनल कार्ड में फिर मजीद फर्दर माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं. उसकी लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ पाए जाते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर. अराउंड सेंट्रल कैनाल. अब सेंट्रल कैनाल होती है, पहले आपको मैं थोड़ा इसकी स्पाइनल कार्ड की एनाटमी बता देता हूँ. सबसे पहले दरमियान में सेंट्रल कैनाल होती है. इस तरह आप सुने, मतलब कि सेंट्रल कैनाल, फिर उसके इर्द गिर्द उसके अराउंड हो गया बटरफ्लाई लाइक ग्रे मैटर, फिर होता है वाइट मैटर. जो सेंट्रल कैनाल के अराउंड होता है वो होता है ग्रे मैटर. तो ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड होते हैं, मतलब सेल बॉडीज़ होती हैं, और वाइट मैटर में माइलिनेटेड होता है, मतलब कि उसके एक्सोन या डेंड्राइट मतलब फाइबर हो गए. तो यहाँ माइलिनेटेड का पूछ रहा है, मतलब वाइट मैटर का पूछ रहा है. तो वाइट मैटर आउटर मोस्ट होता है, पहले सेंट्रल कैनाल दरमियान में, फिर बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर, फिर होता है आउटर मोस्ट वाइट मैटर. तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. और अगर यहाँ पूछ रहा होता नॉन माइलिनेटेड, अब ये देखें माइलिनेटेड की जगह वो डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि वाइट मैटर कहाँ प्रेजेंट होता है. अब यहाँ नॉन माइलिनेटेड भी पूछ लेता तो इन बिटवीन, तो बीटा ऑप्शन आना था, इन बिटवीन सेंट्रल कैनाल एंड वाइट मैटर. क्वेश्चन नंबर 4 है द डैश आर द बंडल्स ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू. ये सिंपल सी एमसीक्यूज है. वैसे मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि न्यूरॉन्स न्यूरॉन होता है, पूरा सेल होता है, फिर सेल के दो पार्ट होते हैं. मतलब अब जो सेल बॉडीज़ होती हैं, बहुत सारी सेल बॉडीज़ मिलके गैंग्लियन बनाती हैं और फाइबर मिलके नर्व्स बनाते हैं. तो अब ये बंडल ऑफ एक्सोन और डेंड्राइट मतलब फाइबर की बात कर रहा है, तो यहाँ नर्व्स आएगा. न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन पूरा सेल होता है. और ये एमसीक्यूज एमकैट में आया हुआ है कि इस तरह पूछा था, नर्व्स आर बाउंडेड बाई एक्सोन और डेंड्राइट बाउंडेड बाई कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू नहीं दिया हुआ था, तो मतलब यहाँ डैश दी हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर कनेक्टिव टिश्यू था. So the nerves are the bundle of axon or dendrite bounded by connective tissue. Question number 5 है axons of sensory neuron are present in.
सेंसरी न्यूरॉन। अब पूछ रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं न्यूरॉन्स, उनके एक्सॉन कहाँ प्रेजेंट करते हैं। ये डॉर्सल रूट स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड की जो डॉर्सल रूट होती है उसमें, वेंट्रल रूट में, सेंट्रल कैनाल में या ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर में क्या होता है, सेल बॉडीज़ के बंडल्स होते हैं, मतलब नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। और सेंट्रल कैनाल में होता है CSF। वेंट्रल रूट, डॉर्सल रूट पे बात आ जाती है। अगर हम सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन की बात करें तो वो डॉर्सल में होते हैं, अल्फ़ा ऑप्शन, मतलब करेक्ट आंसर अल्फ़ा है कि अगर सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन की बात की जाए तो वो डॉर्सल रूट में होते हैं, और जो मोटर होते हैं वो वेंट्रल रूट में होते हैं। रूट डॉर्सल वेंट्रल, मतलब जो फ्रंट साइड पे उसे वेंट्रल कहते हैं, बैक साइड पे डॉर्सल कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज अल्फ़ा। Question number 6 है the disease associated by the changes in consciousness and is characterized by abrupt transient symptom of motor, sensory or autonomic nature is known as। देखिए ये एपिलिप्सी है, आपको पता ही होगा कि मतलब बुक की लाइन है, मैंने इसी वजह से दी है कि ये हर साल, मतलब ये जो 3 डिजीज़ हैं अल्ज़ीमर, पार्किंसंस और एपिलिप्सी, इसमें से हर साल एक ना एक MCQ ज़रूर आता है, वरना 2 भी आ जाते हैं। इस चैप्टर में से 2 MCQ भी आ जाते हैं, आ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये 3 जो डिजीज़ हैं, थोड़ी डिफ़िकल्ट भी हैं। तो जो मतलब मोस्टली एपिलिप्सी और पार्किंसंस डिजीज़ मिक्स हो जाती हैं, तो इसका ख्याल करना। मतलब जो कॉन्शियसनेस की चेंजेस होती हैं वो एपिलिप्सी में होती हैं, और जो पार्किंसंस डिजीज़ होती है उसमें ट्रिमर्स लगते हैं, मतलब उसमें ट्रिमर होता है। तो करेक्ट आंसर इज बीटा। आपको मैं ये कहूँगा कि इन टॉपिक्स की आप लाइन टू लाइन मतलब याद कर लेंगे, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 है एसिटाइलकोलाइन इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर साइनैप्स दैट लाई इन। साइनैप्स की बात कर रहे हैं। साइनैप्स के लिए न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर लाजमी होते हैं, उनके बगैर नहीं होता, इम्पल्स नहीं पास कर सकती। कहता है एसिटाइलकोलिन ACH इज़ द मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर साइनेप्सिस दैट लाई इन। किस में, मतलब कौन से न्यूरॉन्स के लिए ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। तो आपकी बुक की लाइन है, लेकिन आपकी बुक की लाइन में थोड़ा और लिखा है कि दैट लाई आउटसाइड द CNS। आउटसाइड द CNS मतलब CNS के बगैर ये ACH मतलब एसिटाइलकोलिन मेन न्यूरोट्रांसमीटर है साइनैप्स के लिए। तो अब देखें दैट लाई इन ब्रेन नहीं, CNS नहीं, इनके बगैर अब ऑल बॉडी नहीं आ सकता। ऑल बॉडी में तो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन मतलब CNS शामिल है, तो इसका ऑप्शन डेल्टा होगा। इसको थोड़ा मतलब समझ के आपने करना है। MCAT का बेसिक रूल भी यही है कि 4 ऑप्शन पढ़ो, फिर उसमें से समझो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग जाए, उसको आप मार्क कर दो। अब इसमें हम ये भी भूल सकते हैं दैट लाइन, हमने CNS पढ़ा होता है, रट्टे कुछ बच्चे मतलब रट्टे लगा के जाते हैं, बस CNS लगा दो, नहीं। उसने आप देखें पूछा गया है दैट लाई इन आउटसाइड द डैश, आउटसाइड द CNS नहीं पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यूजुअली इन द मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन ऑफ, मतलब प्री साइनेप्स की बात कर रहा है। साइनेप्स में प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, उसके दरमियान में क्लेफ्ट होता है जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रीट करती है। तो जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यूजुअली पूछ रहा है कि कौन सी किसकी मेम्ब्रेन होती है, एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी या नोड ऑफ वेनवेयर। तो एक्सॉन की होती है, एक्सॉन की होती है, मतलब एक्सॉन कैरी अवे फ्रॉम द सेल बॉडी होते हैं ना वो फाइबर जो मतलब इम्पल्स को अवे लेके जाते हैं, तो दूर जाएंगे एक्सॉन। एक्सॉन प्री साइनेप्टिक हो गया, पोस्ट साइनेप्टिक पे डेंड्राइट्स होगा यूजुअली, तो डेंड्राइट फिर जाएगा सेल बॉडी से, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन स्टार्ट होगा, एक्सॉन से डेंड्राइट, इसी तरह से साइनेप्सिस चलती रहती है। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9 मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स ऑफ सम नर्व्स, मतलब नर्व की मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मतलब मिलीवोल्ट्स पे आर मेजर्ड इन मिलीवोल्ट्स व्हिच आर गिवन इन फॉलोइंग ऑप्शन। आइडेंटिफाइड द मोस्ट डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन होता है नॉर्मली जब इम्पल्स पास ना कर रही हो तो वो पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड सिचुएशन में, पोलराइज्ड कंडीशन में
हमेशा मेम्ब्रेन इनसाइड नेगेटिव होती है, उसका जो मतलब मिलीवोल्ट्स होते हैं उसका पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, तो वो पोलराइज होती है। जब डीपोलराइज होती है तो वो ज़ीरो की तरफ मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है, तो वो डीपोलराइजेशन होती है। मतलब डीपोलराइजेशन इज काज्ड बाय इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस। देखिए मैं इसमें जो MCQs के साथ साथ आपको कंसेप्ट देता रहता हूँ वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा, तो आप इसको मतलब गौर से सुना करें। देखिए आप इसमें वो पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, जो सबसे ज़्यादा डीपोलराइज हुई हुई है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा डीपोलराइजेशन क्या होता है, जो मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जाए, पॉजिटिव पोटेंशियल हो। अब जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है वो सबसे ज़्यादा डीपोलराइज्ड है। अगर यहाँ होता ज़ीरो होता, बाकी तीनों माइनस में होते, तो ज़ीरो जो पोटेंशियल था वो सबसे ज़्यादा डीपोलराइज था। डीपोलराइजेशन पॉजिटिव की तरफ लेके जाती है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल। अगर यहाँ रीपोलराइजेशन आ जाती, मैं आपसे पूछता हूँ आइडेंटिफाई द मोस्ट रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, तो फिर यहाँ आता -50, तो फिर ये जवाब आना था अल्फा के -50, वो सबसे ज़्यादा रीपोलराइज्ड है, मतलब नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 10 है पोटेशियम आयंस आर 20 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड इनसाइड दैन। कहता है एक मेम्ब्रेन की बात कर रहा है तो कहता है कि सेल के अंदर इनसाइड द मेम्ब्रेन 20 टाइम्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं पोटेशियम आयंस दैन सोडियम आयंस कंसनट्रेशन आउटसाइड, पोटेशियम आयंस कंसनट्रेशन आउटसाइड, या सारे आयंस की निस्बत 20 टाइम्स। देखिए मैं इसी वजह से मैंने MCQs दिया ताकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। जो पोटेशियम आयंस होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन वो 20 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड दैन द पोटेशियम आयंस आउटसाइड द मेम्ब्रेन। मतलब पोटेशियम आयंस का हम कंपैरिजन सिर्फ पोटेशियम आयंस से करते हैं कि पोटेशियम आयंस इनसाइड द मेम्ब्रेन 20 टाइम्स ग्रेटर या 20 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड दैन द पोटेशियम आयंस आउटसाइड द मेम्ब्रेन। हम कभी पोटेशियम आयंस का कंपैरिजन सोडियम आयंस से नहीं करेंगे। पोटेशियम आयंस इनसाइड कितना है मतलब आउटसाइड, ये दोनों का कंपैरिजन होता है। सेम इसी तरह सोडियम आयन 10 टाइम्स ग्रेटर आउटसाइड देन सोडियम आयंस इनसाइड, सो करेक्ट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 11 है सोडियम पोटेशियम पंप is basically act to maintain the positivity in the inside the membrane, negativity of the membrane to produce ATP. अब ATP प्रोड्यूस तो नहीं करता, इस पंप के साथ ATPase एंजाइम होता है। ये MCQs आती है कि सोडियम पोटेशियम पंप इज एक्टिवेटेड बाई, तो वो ATPase एंजाइम होता है, तो जो यूटिलाइज करता है ATP को। अब इसमें बात कर रहे हैं कि बेसिकली एक्ट टू मेंटेन करता है वो नेगेटिविटी, मतलब कि पोलराइज स्टेट। अब इसमें अगर मैं नेगेटिविटी ना देता तो ये भी ठीक जवाब था कि पोलराइज्ड स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन, पोलराइज्ड स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन। बायो के अब बायो कंसेप्चुअल भी आने लग गई है। 80 MCQs में से 15 जो MCQs होती हैं वो कंसेप्चुअल आती हैं, तो आप बायो को फुल्ली टोटली रट्टा नहीं लगा सकते, इसको कंसेप्चुअल पढ़ना होता है। और बायो ही मतलब जिसके बायो में 78 79 इतने आ जाते हैं, इजीली आ जाते हैं अगर आपने अच्छे से मतलब कंसेप्चुअल की हो, जिसके इतना आ जाते हैं तो उसका मेरिट पक्का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द सिंगल लार्ज फाइबर कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी देन, मैंने सिंपल सा सवाल डाल दिया, मतलब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मोस्टली कन्फ्यूजन होती तो है कि मतलब सिंगल लार्ज फाइबर कैरी इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। आपको ये तो पता है भाई, एक्सॉन तो होते हैं जो कैरी अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, टुवर्ड्स होते हैं डेंड्रॉन होते हैं। अब अगर लार्ज फाइबर की बात कर रहे हैं तो इसको हम डेंड्रॉन कहेंगे। स्मॉल फाइबर की बात करता एक तो फिर वो डेंड्राइट होता, ज़्यादा डेंड्राइट्स। जो लार्ज सिंगल फाइबर है उसको डेंड्रॉन, और अगर छोटे छोटे ज़्यादा फाइबर हों तो उसको डेंड्राइट्स, वरना और सिंगुलर डेंड्राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश कैन बी स्प्रेड ऑन द ट्री क्रॉप टू रेगुलेट फ्रूट ड्रॉप। मतलब फ्रूट जब पक जाते हैं तो उसको हम
गिराने के लिए कौन सा क्या किस चीज़ का स्प्रे करते हैं? एब्सिसिक एसिड, सिंपल सा है, बुक की लाइन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टिमुली ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिटेक्टेड बाय। इक्विलिब्रियम का स्टिमुली किससे डिटेक्ट होता है? नोसिसेप्टर से। नोसिसेप्टर किस चीज़ के होते हैं? पेन के। कीमोरिसेप्टर से। कीमोरिसेप्टर भी कीमोरिसेप्टर नहीं होता इसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं, जो लाइट वाले होते हैं। ये मैकेनो रिसेप्टर है। मैकेनो रिसेप्टर टच, प्रेशर, इक्विलिब्रियम इसको वो करता है। जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वो करते हैं ऑक्सीजन का लेवल, इस तरह से, मतलब केमिकल्स के हवाले से। जो अब स्टिमुली ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, टच हो गया, प्रेशर हो गया, मतलब इस तरह से भी आ सकता है कि आपको किसी ने टच किया है या कोई चीज़ मतलब प्रेशर दिया है, तो आपके कौन से रिसेप्टर ने आपके माइंड तक ये आपको डिटेक्ट किया है, तो हम मैकेनो रिसेप्टर लगाएंगे। मतलब इस तरह से भी कह सकते हैं आपको चोट लगी है और आपको पेन हो रहा है, तो कौन से रिसेप्टर आपके डिटेक्ट करेंगे? नोसिसेप्टर। मतलब इस तरह से एमसीक्यूज़ कोई भी बन सकती है। लास्ट एमसीक्यूज़, अल्ज़ीमर डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो 3 डिजीज़ हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो अल्ज़ीमर डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो लेवल्स ऑफ एल्यूमिनियम, डिमेंटिया, इंसोम्निया ऑल। अब इंसोम्निया नींद की कमी नहीं, इसकी वजह से इसमें नहीं होता। डिमेंटिया हाँ होता है। लो लेवल्स नहीं, हाई लेवल्स ऑफ एल्यूमिनियम हो जाए तो अल्ज़ीमर डिजीज़ होता है। ऑल नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर इज़ डिमेंटिया। जो इसमें ग्लैंड्स और हार्मोन्स वाला टॉपिक है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।